ये स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की जिसका बाप 2 साल में ही मर गया और जिसकी मां ने उसे बहुत मेहनत से पाला। उसे बिजनेस में अपने बिजनेस पार्टनर से धोखा मिला, लेकिन इसके बावजूद उसने सदी की सबसे लग्जरी कार बनाई, मर्सिडीज बेंज। उस समय जो वर्थ था उसमें वो ड्राइवर थे और मां एक हाउसवाइफ। जब कार्ल बेंज 2 साल के थे तो उनके डैड की डेथ हो गई और उनकी मां को अलग अलग जगहों पर काम करना पड़ा उन्हें पालने के लिए। कार्ल बेंज ने अपनी मां की मेहनत को देखा और वो एक अच्छे स्टूडेंट बने। 15 साल की उम्र में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम क्वालिफाई किया और कार्लसरुहे पॉलिटेक्निकल स्कूल में एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 7 अलग अलग जगहों पर नौकरियां की। उन्होंने लोहे की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया। कभी वो ड्राफ्ट्समैन की तरह काम करते और कभी डिजाइनर बन जाते। जॉब करते करते वो अपने एनवायरनमेंट को देखते रहे और उन्हें एक चीज क्लियर हो गई, और वो ये थी कि आगे चलकर जो हॉर्स कैरेजेस है यानी घोड़ा गाड़ी वो नहीं होंगी और ऐसी कार बनाई जाएंगी जो खुद ब खुद चलेंगी। कार्ल बेंज ने 27 साल की उम्र में अपनी नौकरी छोड़ दी और एक मैकेनिक को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। इस बिजनेस पार्टनर का नाम था ऑगस्ट रिटर। इन दोनों ने मिलकर एक लोहे का कारखाना खोला। अपने फ्री टाइम में मिस्टर बेंज हमेशा एक ऐसी कार बनाने में लगे रहते जो खुद चल सके। कार्ल को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उनके बिजनेस पार्टनर ऑगस्ट रिटर के पास भी कंपनी के शेयर्स थे। इसी वजह से कार्ल इस कंपनी को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनका खाने पीने का सारा पैसा इसी लोहे के कारखाने से आता था। लेकिन इस बुरी सिचुएशन में एक लड़की ने उनकी मदद की और इस लड़की का नाम था बर्था रिंगर, जो आगे चलकर उनकी वाइफ बनी। अब हुआ ये कि बर्था के घर वालों ने उसके दहेज के लिए कुछ पैसे सेव किए हुए थे। अब बर्था ने क्या किया, उसने इन पैसों में से कुछ पैसे लिए और उससे ऑगस्ट रिटर के सारे शेयर्स खरीद लिए, जिसकी वजह से अब उस लोहे के कारखाने के सिर्फ 2 मालिक थे, बर्था और मिस्टर कार्ल बेंज। अगले 10 सालों तक इन्होंने बहुत से पेटेंट अपने नाम किए। जैसे कि एक पेटेंट उन्हें मिला कि इंजन की बैटरी को इग्नाइट कैसे किया जा सकता है। दूसरा पेटेंट गियर शिफ्ट के लिए मिला, तीसरा क्लच के लिए, चौथा कार्बोरेटर बनाने के लिए, 5वां इंजन को ठंडा रखने के लिए, 6ठा स्पार्क प्लग के लिए और 7वां स्पीड रेगुलेटर के लिए। इतने पेटेंट्स लाने के बाद भी ये कंपनी पैसे नहीं कमा रही थी, जिसकी वजह से मिस्टर कार्ल बेंज क्या करते, वो कंपनी के कुछ शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेच देते और उसके बदले में पैसे लेते, और ये प्रोसेस चलता रहा। एंड में कार्ल बेंज के पास सिर्फ कंपनी के 5% शेयर्स बचे, जिसकी वजह से बाकी सारे इन्वेस्टर्स ने उन्हें डिमोट कर दिया, यानी छोटी पोजीशन पर लगा दिया। कार्ल बहुत दुखी हुए। मिस्टर बेंज को पता चल चुका था कि इस कंपनी में रहकर उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। उन्होंने ये कंपनी छोड़ दी और दोबारा से वो जीरो पर आ गए। कुछ हफ्तों के बाद बेंज 2 भाइयों से मिले, जिनका नाम था मैक्स रोज और फ्रेडरिक विल्हेम, जो कि दोनों एक साइकिल शॉप के ओनर थे। इन तीनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा गया बेंज एनसी। इस कंपनी को जल्दी सफलता मिल गई। बेंज को यहां पर बहुत टाइम मिल रहा था अपने इंजन पर काम करने के लिए, और 1985 में उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जो खुद चल सकती थी, लेकिन वो दीवार से टकरा गई, जिसकी वजह से जो मॉडल था वो बहुत ही कम बिका। अगले ही साल यानी 1886 में इन्होंने मॉडल 2 निकाला और 2 साल बाद मॉडल 3। मिस्टर बेंज की वाइफ बर्था को यकीन था कि ये मॉडल 3 बहुत अच्छा है और इसे ज्यादा बेचने के लिए इसकी पब्लिसिटी की जानी चाहिए। लेकिन मिस्टर बेंज इससे राजी नहीं थे। वो जानते थे कि अगर ये मॉडल 1 की तरह कहीं टकरा गया तो दोबारा से मॉडल्स नहीं बिकेंगे, इसलिए वो इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहे थे। फिर 4 अगस्त 1888 को बर्था ने कुछ डिसाइड किया। वो रात को चुपके से अपने 5 बच्चों के पास गई। उनमें से 2 बच्चों के कान में कुछ कहा और आकर वापस अपने हस्बैंड के साथ लेट गई। अब अगली सुबह उसने जो किया
उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि बर्था ऐसा स्टेप उठा सकती है। बर्था बेंज अगले दिन चुपके से उठी। उसने अपने 2 बेटे रिचर्ड और यूजीन को साथ में लिया। घर से बेंज मॉडल 3 निकाली और कार स्टार्ट की और निकल गई अपनी मां के पास, जो कि 106 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में जब कई लोगों ने उसे देखा तो वो डर के मारे भूत भूत चिल्लाने लग गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है जो खुद चल रही है और जिसे खींचने के लिए कोई हॉर्स नहीं। लेकिन मिसेस बेंज फिर भी चलती रही। उस वक्त मॉडल 3 में सिर्फ 4.5 लीटर फ्यूल आता था। उन्होंने लिग्रोइन, जो कि पेट्रोलियम सॉल्वेंट था, खरीदने के लिए गाड़ी को एक फार्मेसी की दुकान में रोका, क्योंकि उस जमाने में कोई पेट्रोल पंप नहीं था। उस फार्मेसी की दुकान से लिग्रोइन खरीदा और उसे कार में डाल दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जर्मनी में ये जो फार्मेसी की दुकान थी, उसे आज फर्स्ट फ्यूल स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी सबसे पहला पेट्रोल पंप। उस वक्त अच्छे रोड नहीं थे, इसलिए बीच बीच में गाड़ी खराब हो जाती। बार बार बर्था कार को रोकती, बच्चों को नीचे उतारती, कार को अपने हेयरपिन से रिपेयर करती और दोबारा से कुछ किलोमीटर कवर करती। बीच में उनकी कार के ब्रेक्स पूरे तरीके से घिस गए थे, क्योंकि वो लकड़ी के थे। तो बर्था ने कार को एक मोची की दुकान पर रोका और लेदर के ब्रेक्स लगवाए। इस 106 किलोमीटर को कवर करने के लिए बर्था और उनके 2 बेटों को 12 घंटे का समय लगा। वहां पहुंचकर उन्होंने टेलीग्राम से अपने हस्बैंड को बताया कि वो अपनी मां के घर पहुंच गई है। कुछ दिनों के बाद वो इसी कार में वापस कार्ल बेंज के पास आई। इस ट्रिप से इन दोनों के बिजनेस को बहुत पब्लिसिटी मिली। इवन ब्रेक की इंप्रूवमेंट्स के बारे में भी बर्था ने कार्ल को बताया, जिसकी वजह से इस डिजाइन को चेंज कर दिया गया। और इस तरीके से पहली बार एक वाइफ ने अपने हस्बैंड की इन्वेंशन को दुनिया के सामने लाया। बर्था की इस एक्टिविटी से कंपनी को बहुत पब्लिसिटी मिली और इनका इंटरनल कंबशन इंजन बहुत बिका और बेंज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। 1899 में इन्होंने 572 कारें बेची। ये नंबर उस वक्त के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि सारे लोग सिर्फ घोड़ा गाड़ी यूज करते थे और सिर्फ अमीर लोग ही इन कार्स को अफोर्ड कर पाते थे। इस वक्त बेंज की कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक और कंपनी थी जो इनकी कॉम्पिटिटर बन गई थी, और वो भी बेंज की तरह बहुत अच्छी कार्स बना रही थी। इस कंपनी का नाम था डाइमलर मोटर्स। अब इसमें 2 पार्टनर्स थे, गॉटलिब डाइमलर और विल्हेम मेबैक। ये दोनों थे तो इंजीनियर्स ही, लेकिन डाइमलर एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे। वो जानते थे कि अपने बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, लेकिन इतनी समझ और बिजनेस स्किल मिस्टर कार्ल बेंज के पास नहीं थी। 1901 में डाइमलर मोटर कंपनी ने एक कार बनाई, 35 HP मर्सिडीज। इस कार का नाम डाइमलर मोटर कंपनी के मालिकों ने अपनी इन्वेस्टर की बेटी मर्सिडीज के नाम पर रखा और यह मॉडल बहुत ही फेमस हुआ। इसके बाद जर्मनी की इकोनॉमिक हालत अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से दोनों बेंज और डाइमलर की कार्स नहीं बिक रही थी। अब इन दोनों कंपनियों ने डिसाइड किया कि उन्हें मर्ज हो जाना चाहिए, और इन्होंने किया भी ऐसा ही। इस कंपनी का नाम रखा गया डाइमलर बेंज कंपनी। इसके बाद जितने भी मॉडल्स इन दोनों कंपनियों ने निकाले, उन्हें डाइमलर बेंज कहने के बजाय इन्होंने कहा मर्सिडीज बेंज। इन कार्स को डिजाइन किया था एक बहुत ही फेमस डिजाइनर ने, जिनका नाम था फर्डिनेंड पोर्श। अप्रैल 1929 में कार्ल बेंज की डेथ हो गई, जब वो 84 साल के थे। इसके बाद एंट्री हुई एडोल्फ हिटलर की। हिटलर को मर्सिडीज बेंज इतनी पसंद थी कि वो खुद भी उसमें ट्रेवल किया करते थे। हिटलर चाहता था कि पूरी दुनिया को पता चले कि जर्मनी की कार्स ही सबसे बेस्ट है, इसलिए उसने डाइमलर बेंज कंपनी को कहा कि वो ऐसी कार बनाए जो दुनिया में सबसे तेज हो, और हुआ भी ऐसा ही। जितनी भी उस वक्त वर्ल्ड में कार रेसें हुई, उनमें से ज्यादातर रेस बेंज की कार ने जीती। एक और कंपनी उस वक्त रेस जीत रही थी, जिसका नाम था ऑटो यूनियन,
लेकिन वो भी जर्मनी की ही कंपनी थी। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने जर्मनी की अधिकतर कंपनियों से कहा कि वो अब सिर्फ आर्मी के लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगी। इसलिए डाइमलर बेंज कंपनी ने भी अपने मुख्य प्रोडक्शन को बंद कर दिया और नाजी जर्मनी के लिए व्हीकल्स और ट्रक्स बनाना शुरू कर दिया। हिटलर ने जब बेंज कंपनी को और ट्रक बनाने के लिए कहा तो पहले तो बेंज कंपनी ने महिला वर्कर्स को हायर किया, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो जो यहूदी कैदी थे उन्हें वर्कर बनाकर उनसे जबरदस्ती काम करवाया गया। एक समय पर 63,000 प्रिजन्स बेंज कंपनी के लिए काम कर रहे थे। जब जर्मनी युद्ध हार गई तो इन कंपनियों की इमेज बहुत खराब हो गई कि इन्होंने कैदियों से जबरदस्ती काम करवाया है। डाइमलर बेंज कंपनी ने इस बात को स्वीकार भी किया। जो भी जर्मनी के बाहर इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो इनसे छीन लिए गए और सिर्फ जर्मनी वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके पास बचे। इसके बाद कंपनी ने अपनी इमेज को सुधारने का काम शुरू किया। उन्होंने पहले एम्बुलेंस बनाई, फिर पुलिस के लिए व्हीकल्स और बाद में दोबारा से आम लोगों के लिए गाड़ियां बनाना शुरू कर दिया। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करूं तो इन्होंने 24 लाख गाड़ियां बेची, जिसकी टोटल वैल्यू थी 13,640 बिलियन इंडियन रुपए। तो अगली बार जब आप मर्सिडीज को देखें तो सिर्फ उसकी चमक नहीं, उस जज्बे को भी महसूस कीजिए जिसने इसे जन्म दिया था, क्योंकि असली लग्जरी सिर्फ चीजों में नहीं, सोच में होती है। और अगर पैसे की इस सोच को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो पैसा क्या सिर्फ एक ब्राम है जरूर देखिए। हो सकता है वहां से आपको वो जवाब मिले जो मर्सिडीज जैसी कहानियों को समझने के लिए जरूरी है।